वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल आपको पसंद भी आ रहा होगा। हम नावल पढ़े थे रूह यारम, जिसके राइटर हैं अरीश शाह। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। एरबी को खिजर को अपने कमरे में देखकर वो कुछ भी नहीं बोली। वो इसके करीब आकर बैठा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खिजर भाई, मेरी बात सुने। तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथों बेच दिया था। खिजर भाई, रूह मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, फिर तुम जो कहोगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेख से किया, लेकिन वो निकाह नहीं होता। शम्स ने ऐसी कितनी ही लड़कियों के साथ झूठा निकाह करके इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। झूठा निकाह इसलिए क्योंकि वो शेख अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जो दिन में 20 बार इस्तेमाल की जाती थी। वो दिन में 20 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता था। वो ना फिर इन्हें यहाँ बुलाकर इन्हें बेच देता है, और न जाने कितने ही लोगों के साथ मज़ीद ऐसा कर रहा था। वो मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। जब यारम को ये बात पता चली तो हमने इसे समझाना चाहा, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। हमारे निकाह से एक दिन पहले ही शेख मर चुका था। यारम पहले ही इसे मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मुर्दा इंसान के साथ नहीं हो सकता था। तुम्हारा पहला निकाह हुआ ही नहीं, सिर्फ यारम के निकाह में हो। यारम के साथ तुम्हारा निकाह जायज़ है। यारम तुम्हारा शौहर है, सिर्फ यारम, और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया, तुम्हारा निकाह सिर्फ यारम के साथ हुआ है। शेख सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। अगर यारम नहीं होता तो वो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता। यह तो सिर्फ कुदरत का इंसाफ था कि तुम यहाँ हमारे पास पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें यारम से मिलाना था, इसीलिए तो तुम हमारे पास यहाँ पहुँची हो। अल्लाह ने तुम्हें यारम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा कि तुम अपने फ्लैट में ले आया, लेकिन इसने कभी अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रूह, यारम से गलती हुई कि इसने तुम्हें सच से पहले नहीं बताया, लेकिन इसकी मोहब्बत को नाजायज़ मत कहो। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। खिजर ने इसे समझाते हुए कहा। नहीं खिजर भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यारम को माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया है। इन्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ये सब कुछ। मैं मानती हूँ अल्लाह ने मुझे यारम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी इन्हें मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं 2.5 महीने इनके साथ बिना किसी रिश्ते के रही। अगर 2.5 महीने बाद भी इनकी नीयत मुझ पर ख़राब होती तो वो कभी मुझसे निकाह ना करते। सारी ज़िंदगी ऐसे ही मुझे अपने साथ रखते, बिना किसी रिश्ते के। रूह एक बार फिर से रोने लगी। नहीं रूह, यारम तुमसे मोहब्बत। किसी ने कुछ कहना चाहा। यारम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा है। मुझे इनकी मोहब्बत पर शक नहीं है खिजर भाई, लेकिन मैं फ़िलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रूह अभी भी रो रही थी। भाई, आपको याद है आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप मुझे ज़रूर देंगे। अब आपको वो वादा निभाना होगा। जब तक यारम को इनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। यारम को लगता है कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं। लेकिन अब मज़ीद और नहीं, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फातिमा बीबी के पास। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारम के साथ रहूं। खिजर भाई, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। रूह, यारम तुम्हें नहीं जाने देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाएं। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। रूह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि खिजर इसे समझा नहीं पा रहा था कि वो यारम को समझने की बजाय इसे सजा दे रही थी। लेकिन यह भी सच था, हर बार यारम की नहीं चलनी थी। यारम यहाँ गलती पर था और इसे गलती की सज़ा मिलनी थी। रूह, रूह, खिजर भाई, आपने कहा था कि मैं आपकी बात सुनूंगी, तो अब मेरी बात मानेंगे? आप अपना वादा निभाएं। मैं फ़िलहाल यारम के साथ नहीं रह सकती। रूह आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि खिजर खामोशी से इसके कमरे से बाहर निकल आया, जहाँ यारम बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यारम से वो कैसे बात करे? वो यारम से इसके रूह छीनने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और ना मैं कहीं से जाने दूंगा। तुमने क्या सोचकर इससे वादा किया खिजर? अब वो इसका गिरबान पकड़ के खड़ा था। क्या तुमने इस वादा करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना। मेरी रूह छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और ना ही मैं इसे कहीं जाने दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे। वो इसकी बात काट कर बोला। देखो यारम, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से दौड़ा था। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है? मैं खुद जाकर इसे पूछता हूँ।
यारम रूह के कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब खिजर ने इसे पकड़ लिया। देखो मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो, रूह को वक्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना इसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही है। देखो यारा, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें रूह की बात समझनी पड़ेगी। खिजर ने इसे समझाना चाहा। अच्छा, यारम तंजिया मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए? सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हें जो भी करना है कर लो खिजर, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। गुस्से से कहते कमरे में जाने लगा। क्या करोगे? इसे वापस सांप वाले कमरे में कैद करोगे या मारो पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे, वो गुस्से से बोला। शाम की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम्हारे ही कहने पर मैंने इस पर सख्ती की थी। इसे शाम के आगे फेंक दो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इसे शाम के आगे फेंक दो। मैंने नहीं कहा था यारम इसे इतनी बड़ी सजा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इस पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी, लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह को पहले बताना चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं बल्कि यारम काज़मी हो। गलती यहाँ तुम्हारी है, इसकी नहीं। इस बार तुम इसे कुछ नहीं कह सकते, वरना वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे? सर मैंने बनाया है तुम्हें। मेरी दोस्ती भूल गए या फिर भांजी का प्यार? मामू मेरी दोस्ती भूल गई या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज़्यादा बहरा गया? यारम गुस्से से बोला। यारम जितना मैं तुमसे वफादार हूँ इतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं भूला और ना ही तुम्हारे साथ किसी की किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं करे बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात कर रहे हो। इस बार यारम परेशानी से बैठ गया तो खिजर भी इसके करीब आ बैठा। मैं वहाँ अंदर उसका मामू बनकर नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर रह गया था। मैंने रूह से इसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा इसे अपनी भांजी ने भाभी बनाकर कर दिया था। यारम मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे, लेकिन यारम हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रूह को इस फैसले के हक छीन रहे हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है जो 2.5 महीने बगैर निकाह के इसने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। और अगर वो शम्स के साथ होते ना तो न जाने कितनों के साथ गुजारती। यारम फिर से इसकी बात काट कर बोला था। मैं मानता हूँ यारम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी। इसके लिए तुम इसके शौहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि इसने 2.5 महीने किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यारम, अगर वो शम्स के साथ होती ना तो न जाने कितने लोगों के साथ। इसके आगे वो बोल नहीं पाया था। वो मजबूर होती यारम, इसे मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता, लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में है वो, और इसे मजबूर क्यों किया जाए? यारम इसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है तो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी। इसे रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। इससे मैंने वादा किया था, मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुमसे भी मैं वादा करता हूँ मैं रूह को वापस ले आऊँगा। मैं इसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है तुम्हारे दोस्त का, और ये वादा मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बनकर नहीं। रूह चाहे मेरी भांजी हो लेकिन तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है वो मेरे लिए। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और वो कौन सा किसी गैर के पास जा रही है वहाँ? खिजर ने समझाते हुए कहा। मैं इससे बात करूँगा, अगर वो मेरी बात नहीं समझी तो ठीक है, मैं इसे वक्त दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। शहर में कुछ सोचकर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस कमरे में? आते हुए उसने कहा। क्या? रूह ने पूछा। काका क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए? गुस्से से बोला था। देखिए यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। कोई भी फजूल बात मत करना, बस मुझे बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए मेरा साथ कबूल करने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना? इससे ज़्यादा मैं तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। जल्दी फैसला करो, वरना मैं फैसला करूँगा और मेरा फैसला तुम जानती हो। तो फिर भी तुम्हें सुना देता हूँ, कहीं नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। बल्कि जाने की भी ज़रूरत क्या है? यहीं रहो, सोचो समझो इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रूह तुम यहीं रहकर कोई भी फैसला कर सकती हो। तो मुझे मेरी गलती की सज़ा देना चाहती हो ना? मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, यही मसला है ना? मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई अपने बारे में। वो इनके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे पूछा था। नहीं यारम,
मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि आपने अपनी सच्चाई छुपाई, ना मुझे इस बात से एतराज़ है आपने मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त बचाई। लेकिन मुझे इस बात का है कि अगर वो निकाह झूठा था और आप जानते थे कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, तो फ़ौरन से निकाह क्यों नहीं किया? क्या 2.5 महीने बाद क्यों? क्या आप सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे, मुझे अपनी रखेल? इसके बाद अभी बीच में ही थी यारम का हाथ ऊपर उठते फिर से उठा था। सोची भी कैसे तुमने इतनी बकवास घटिया बात? अरे दिमाग में आई कैसे? अगर तुम्हें अपनी रखेल बनाना होता तो हर वक्त मैसर थी, तो मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। मुझे तुमसे निकाह करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे अपना शौहर मानती थी, जब चाहे मैं अपने पास बुला सकता था। लेकिन रो, मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, और जिससे निकाह किया जाए वो शहजादियां होती हैं, रखेले नहीं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों पर जो अपनी बीवी को रखेल कहते हैं, अपनी बीवी को ये घटिया नाम देते हैं। निकाह ऐसे पाकीज़ा बंधन का मजाक उड़ाते हैं। निकाह शहजादियों के होते हैं, तुम तो शहजादी हो, मेरी शहजादी। लेकिन तुमसे मैंने 2.5 महीने तक निकाह नहीं किया क्योंकि मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था। मैं तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान भेजना चाहता था। मैं तो अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर चुका था। मैंने सोच लिया था मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, कभी अपनी फैमिली नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा कुछ मकसद है। लेकिन तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है, मुझे अपने जज्बात के लफ्ज़ों में बयान कर नहीं कर सकता। तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ो, अब बातों को, ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी, मेरी बनकर। इसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। बोलो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद लेने आऊँगा, और इस 1 महीने के बाद तुम मुझे सिर्फ मेरी रूह बनकर मिलोगी। सुन रही हो ना तुम? यारम कहते हुए इसके लबों पर झुका था और इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की महर सबत करके पीछे हटा। इंतज़ार करूंगा तुम्हारा, इस 1 महीने में पल पल मरूंगा। यारम कहते हुए बाहर निकल गया और वो खामोशी से इसे जाता देखती रही। रात वो कमरे में आया तो रूह सोती बन गई। यारम आहिस्ते से इसके करीब आया और अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर बाद से यारम का लम्स गर्दन पर महसूस हुआ। वैसे अपनी बाहों में पीछे कितनी ही देर से दीवाना वार देखता रहा। फिर कुछ देरी से अपनी गर्दन पर पानी महसूस हुआ। रूह ने बेसाख्ता आंखें खोलकर इसे देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद नहीं, यकीनन वो इसी के लिए रो रहा था। वो शख्स जिसे इसने कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा, आज वो इसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा सब कुछ भुलाकर इसे बाहों में समा जाए, लेकिन वो यारम को इसकी गलती की सजा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि यारम हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और यारम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक्त इसके बगैर रहना चाहती थी ताकि वो इसके रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर बाद यारम ने आंखें खोली तो इसने फौरन अपनी आंखें बंद कर दी। यारम ने पूरी तरह अपनी बाहों में कैद रखा था, जबकि यारम के आंसू वो अब अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। अब मजीद बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। इसने एक झटके से यारम को से अपना आप छुड़ाया और उठकर बाहर जाने लगी, जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी। मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं, तो क्यों मुझसे मेरी जिंदगी छीन रही हो? रहम करो रूह, मत जाओ। यार हमने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए इसे अपने पास बुलाना चाहा। अपनी दोनों बाहें खुले वो इसे यकीन से बुला रहा था और वो इसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं हार सकती थी। इसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था, यार को ये बात समझाने के लिए कि वो गलत है, इसे दूर जाना था। सिर्फ एक ही पल में पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से इसे जाता देख रहा था। रूह यारम का एतबार तोड़ के बाहर आ गई थी। इसका दिल चाहा फूट फूट कर रहे, लेकिन वो जानती थी इसका एतबार तोड़ के वो बाहर आई है, वो इसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन इसके पास यारम को बदलने का एक आखिरी मौका था। किसी भी तरह वो इसे आम जिंदगी देनी थी। इसे यारम को एक आम जिंदगी देनी थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीननी थी। यारम, आप तो कहते थे कि जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा। वो एक कातिल था और इसे यारम को जिंदगी देनी थी जैसी वो चाहती थी। आज इसने यारम का दिल दुखाया, इसका एतबार तोड़ के बाहर आई। वो जानती थी शायद यारम इसे इसकी गलती की सजा कभी, इस गलती के लिए कभी माफ़ ना करे। लेकिन इसे सोच लिया था अब वो वापस आने की यही शर्त रखेगी कि यारम को ये काम छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो इन दोनों को ही नहीं आनी थी, क्योंकि आज इन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड भी ना सो पाया, और सुबह रोशनी होते ही खिजर इसका वीज़ा और पासपोर्ट लेकर आया था। शायद उन्हें से ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा जब वो कमरा खोलकर अंदर आई, बिना इसे देखे
सामान पैक करने लगी। वो खाली खाली नज़र से इसे देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नज़र इस पर ना डाली। इसके सामने अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद खिज़र के अलावा कोई भी ना था, इसीलिए वो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाके देखा, मासूमा शोनू मासूमा शोनू मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। यारम को पता चला कि वो चारों बाहर हैं, लेकिन शायद वो भी इसी की तरह इसके जाने का गम मना रहे हैं। और इधर से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी इसकी तरफ ना देखा था, लेकिन खिज़र ने एक नज़र देखा और दोबारा ना देख पाया। एक ही रात में इसकी हालत क्या हो गई थी। इसके आगे इसके रात भर रोने की चुगली खा रही थी। शौक का दिल चाहा कि अभी जाके इसके सीने से लग जाए। इसकी हालत देखकर इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। न जाने इस नाजुक सी लड़की को इस पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। वो मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन इसका साथ देने के लिए रूह तैयार ना थी। केसर को लगा अब भी रूह यहाँ से ना निकली तो यारम इसे कभी नहीं जाने देगा, हमेशा के लिए कैद कर लेगा। चलो रूह, इसने कहते साथ ही रूह का बैग थामा और बाहर निकल गए, जबकि खिज़र के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए। जब रूह को अपने पीछे से किसी का एहसार महसूस हुआ। मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया हूँ, किसके भरोसे छोड़कर जा रही हो मुझे। रूह को अपना कंधा फिर से भीगता हुआ महसूस हुआ तो इसके एहसार से निकलकर बाहर चली गई। यारम ने अपना फ़ोन निकाला था। फरकान को बोल दो अपनी कब्र तैयार करवा ले, क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है जो इसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। फिर बाहर आया। रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। खिज़र स्पेशल सर्विस रखवाना, इससे डर लगता है, वो खिज़र को कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह इसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सकी। इसने बहुत हिम्मत से ये फैसला किया था और वो ये भी जानती थी कि एक बार अगर इसने यारम की नज़रों में देख लिया तो दोबारा कभी इसे ये मौका नहीं मिलेगा। इसे नहीं लगा था कि इसे एयरपोर्ट पर सालिम मिलने आएगा। सालिम तो जानता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तो तुम जा रही हो छोड़कर, सालिम ने पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए। ना जाने क्यों रूह तल्ख हुई। अगर मुझे तब अंदाज़ा होता ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मैं इससे इसकी ज़िंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत सस्ती निकली तुम्हारी मोहब्बत। खैर खुश रहो, सानी भी इसी के अंदाज में बोला। एयरपोर्ट पे वो अपनी फ़्लाइट के अनाउंसमेंट का इंतज़ार करने लगी। जानती हो रू, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी भी फैमिली होगी। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे एक क्लब में बेच दिया गया। दुबई के हर क्लब का हर रोल में है। जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए इसे किसी के सामने बेचा नहीं जाता। इसे उम्मीद ना थी कि लैला इसे इस तरह की कोई बात करेगी। वह खामोशी से सुनने लगी। मुझे कंप्यूटर के A to Z हर चीज़ जानने का शौक़ था। मुझे जुनून था कि मैं किसी के भी कंप्यूटर में जाके इसकी हर चीज़ को हैंडल करूं। मैं सीखने भी लगी थी कि मुझे बेच दिया गया। कंप्यूटर से इश्क करने वाली लड़की एक क्लब में डांस करती थी। सारा दिन नाचने के बाद हमें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि एक वक्त का खाना खा सके। ऐसे में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से कभी दूरी नहीं बनाई। ये मेरा शौक़ था जिसे मैंने हर कीमत पर पूरा करना था। एक दिन वो क्लब बंद हो गया। सब लड़कियों को आज़ादी मिल गई। जानती हो वो आज़ादी किसने दिलवाई थी? तुम्हारे यारम ने। और फिर इसने मुझे अपने साथ कंप्यूटर हैकिंग के काम पर रख लिया। इसने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई, इसने मेरे ख्वाब भी टूटने से बचाए थे। मैं ये नहीं कहती कि यारम सही है, वो गलत है, सारी दुनिया के लिए गलत होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। इसने तुमसे मोहब्बत नहीं की रू, इसने तुमसे इश्क किया है। मैं ये नहीं कहती तुम अभी मेरे साथ चलो, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाना, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लैला खामोश हो चुकी थी जब इसे शव की आवाज़ सुनाई दी। मैं 11 साल का था। मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं थी, दोनों ने अलग अलग शादी कर ली और मुझे भूल गए। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे अपने साथ ऐसी जगहों पर ले जाते जहाँ वो लोग मुझे आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी बनाने लगे, जिसके बाद अक्सर वो अपने मुझसे काम निकलवाने लगे। मैं एक ड्रॉप के लिए चोरियाँ करने लगा। नशे की लत इस हद तक बढ़ गई कि मैं किसी का कत्ल करने को भी तैयार था। इस तरह एक दिन मुझे यारम मिला और मैंने इसे कत्ल करते हुए देखा। मैंने इससे कहा कि मुझे भी पिस्तौल दो, मैं भी किसी को भी मार दूंगा और बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। जानती हो यारम ने मुझे क्या दिया? राइट गाल पे तमाचा, और एक तमाचे से ही मेरी अकल टिकाने लग गई। शराफ मुस्कुरा कर बोला था। फिर मैंने इसकी मिन्नतें की कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई नहीं है। तो जानती है उसने क्या कहा? उसने कहा आज के बाद ये मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा। शराफ अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो होगा सबके लिए बुरा, लेकिन तुम्हारे मामले में इससे अच्छा और कोई नहीं है। यारम से ज़्यादा तुम्हें और कोई नहीं प्यार कर सकता। जानती हो रू, उन्होंने मेरी सबसे बड़ी गलती माफ़ कर दी। मैं इनके दुश्मनों के साथ मिलकर इन्हें धोखा देने लगी थी।
शौफ की बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि मासूमा बोल उठी, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनकी फैमिली हूँ, उसके दोस्त की बेटी हूँ, वो मुझे सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते। न जाने क्या सोचकर मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन वो तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकते हैं, वो तुम्हारी हर गलती भी माफ़ कर देंगे। प्लीज़ वापस आकर जाना, मासूमा बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। अब सब जाओ तुम लोग, मुझे रूह से कुछ देर बात करनी है। खिज़र ने सबको जाने का इशारा किया तो वो लोग खामोशी से उठकर चले गए। आपकी कहानी मैं पहले सुन चुकी हूँ खिज़र भाई। वो इसके करीब आ बैठा तो वो कहने लगी, चलो एक बार फिर सुन लो, शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वापस आ जाना, मत जाओ यारम, तुम्हारे बगैर नहीं मर रहा। बस इतना कहूँगा, तुम्हारे मामू ने वादा किया है कि इसकी भांजी वापस ज़रूर आएगी, और अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। खिज़र ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए देखकर कहा तो रूह बेयकीनी से देखने लगी। वो 13 साल का था जब इसने पहली बार अपने बाप का कत्ल किया था। इसका बाप इसकी माँ को किसी और के बिस्तर पर भेज रहा था, और यारम की गैरत ने गवारा ना किया कि इसकी माँ की इज्जत को इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20,000 में बेचा गया था, और इस 20,000 की कीमत वो हर रोज़ दिन रात अपने बाप की मार खा कर चुकाती। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह इसे मारता था और हर रात को इस्तेमाल करता, और फिर जब वो माँ बनने वाली थी तो इसका इलाज तक नहीं करवाया। महज 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, और तुम्हें लाकर तुम्हारी सौतेली माँ और इसकी बेटियों के सामने फेंक दिया। और इन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी, जो मेरी सूरत ने मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते, सिर्फ तुम्हारी एक झलक दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नज़र देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ता, और अपना काम निकलवा कर वो मुझे घर के बाहर फेंक देते। सारा दिन सारी रात मैं घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता, कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन यारम कत्ल करके घर से भागा था, मैं भी इसके पीछे भाग गया। वहाँ से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ 2 लड़के एक लड़की को जाति का निशाना बना रहे थे। मैंने इसे पत्थर मारा, और यारम ने इसे अपना चाकू देखते ही देखते हमारे सामने एक लड़का मर गया और दूसरा भागने लगा। यारम ने मुझे ऑर्डर दिया कि इसे भागने मत देना, और मैंने इसे भागने नहीं दिया, और इसके बाद आज तक इसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि यारम का आदमी हूँ। हम दोनों एक समंदर के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे। इन्हीं में सदीक और सारिम भी थे। सारिम यतीम लड़का था जिसे सदीक अपने साथ लेकर जा रहा था। जब इसे पता चला कि हम भी यतीम हैं तो वो हमें भी अपने साथ ले गया। हमें नहीं पता था कि सदीक वहाँ क्या काम करता है, लेकिन इसने हमें बहुत अच्छे स्कूल में डाला था, हमारी अच्छी तालीम का ख्याल रखने लगा। मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ बहुत पैसे कमा कर तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा। सदीक ने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो ये काम करता है, वो दुबई के डॉन के आगे काम करता है। सालिम 15 साल का था जब इसे पता चला कि सदीक ये काम करता है, तो वो हमें छोड़कर एक यतीम खाने में चला गया, वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। इसे ये सब कुछ गलत लगता था, लेकिन मुझे और यारम को ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, क्योंकि मुझे जो मकसद हमने पूरा करना था वो बस इसी काम से पूरा हो सकता था। और हमारा मकसद था कि हम किसी भी औरत का इस्तेमाल ना होने देंगे, और हमने अपना मकसद पूरा किया। 16 साल की उम्र में यारम ने इस डॉन को कत्ल कर दिया और इसकी जगह खुद बैठ गया। इसके बाद से यारम दुबई का डॉन है और मैं इसका सबसे ख़ास आदमी। मुझे फ़ख्र है ये बात कहते हुए। खिज़र अभी भी बोल रहा था, रूह की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी। जाओ रूह, तुम यारम के इसलिए छोड़कर जा रही हो क्योंकि वो एक कातिल है, क्योंकि वो एक गुंडा है, लोगों की जान लेता है। लेकिन मुझे फ़ख्र है ये कहने के बाद कि मैं इसका आदमी हूँ। तुम्हें अपनी भांजी बनाकर इस दिन गले लगाऊंगा जब तुम यारम के पास वापस आओगी, वरना यही सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त का दिल दुखाने वाली एक आम सी लड़की हो। मुझे मेरी भांजी कभी मिली ही नहीं थी। खिज़र जा चुका था, जबकि रूह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जहाज़ की तरफ जाने लगी। और ये वो वक्त है जब वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। वो जहाज़ में बैठी मुसलसल रो रही थी। आंसू थे कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल था जो गम से फटा जा रहा था। इसका अपना मामू, इसका सबसे अजीज रिश्ता, आज से इस शख्स के लिए इसे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो सही था और इसके मामू ने सही को चुना था। एयर होस्टेस को कोई 10 बार इसके करीब आकर पूछ चुकी थी कि आपको डर तो नहीं लग रहा? अगर डर लग रहा है तो मैं आपकी सीट चेंज करवा देंगे, अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो। और वो इसे एक बार भी ये नहीं बता पाई कि इसका डर सिर्फ और सिर्फ यारम के सीने से ही लगकर ख़त्म होता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यारम, मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया था। रूह आराम से पाकिस्तान पहुंच जाएगी, इसे वहाँ कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर का इंतज़ाम भी करा दिया है और इसे जो सीधा फातिमा बीबी के घर ले जाएगा। फिर ने इसे बेफिक्र करने की नाकाम से कोशिश की, जबकि यारम कमरे में इधर उधर टहल रहा था और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि वो बहुत डर गई होगी। जानते हो खिज़र, जब वो पहली बार यहाँ आई थी
اور پہلی بار جب میں نے اس سے مجھ سے یہ بات کی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ جہاز میں بہت ڈر گئی ہے، اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اس دن میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا میں اسے کبھی اکیلے سفر کرنے نہیں دوں گا۔ میں تو اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا، اور وہ جو کہتی تھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی۔ وہ جب آئے گی نا تو میں اسے اس کی غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا، اور تم مجھے بالکل نہیں روکو گے۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ خضر اس کی حالت پر کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ جب پاکستان پہنچے تو مجھے بتا دینا۔ خضر کمرے میں جا رہا تھا جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی۔ وہ سن کر گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کے پہلے کے سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں پوچھ کر اسے خضر کے بارے میں بتایا، اور پھر اسے فاطمہ بی بی کے گھر کے باہر چھوڑا ہے۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے، اور وہاں پر ماریا بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے وہ فاطمہ بی بی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ بی بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تیرے آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے بتاتے ہوئے اندر آئی۔ شاید وہ بس اس کے یہاں آنے کے بارے میں ہی جانتی تھی۔ خضر نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان کو بلاؤ۔ یارم نے دوسرا آرڈر دیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کی ہے، اسے سزا تو ضرور ملے گی۔ اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ خضر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس نے اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی کی بھی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو تو کیوں آئی روح؟ وہیں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس۔ اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی اسے چھوڑ کے؟ بس میرا بچہ رونا بند کر، ویسے بھی تو نے اس کا وقت مانگا ہے، تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے، جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی نہ رہا ہے تجھے جو اس طرح رو رہی ہے۔ لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بی بی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات سمجھی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔ جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، خضر بھائی میرا مطلب ماموں نے مجھے جانے کے لیے بلایا تو میں آ گئی۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تو عورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے نا تو انا، ضد، غرور سب چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، وہ محبت کے بدلے محبت ہی چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو وہ مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی تو مغرور ہو گئی ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص سے محبت میں تجھے غرور دیا ہے اور تو اسی کا غرور توڑ کر آ گئی۔ بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا کیا۔ ایک دل کے کئی ٹکڑے کر آئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا۔ جا لوٹ جاؤ اس کے پاس، بلا لے اسے، اتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے۔ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح معصومیت سے بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے ہی آ جائے گا، آزما کر دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبروں سے پاس ہوگا وہ۔ اٹھ جا، جا کے نماز ادا کر، خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے تیری بھی سنے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ اس کے قریب سے اٹھی۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا، شافی سے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا، جو یارم کے ڈر سے ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ بھابھی تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں تو بس انہیں یہ بتا رہا تھا کہ… فرقان ابھی بول رہا تھا جب یارم نے ایک پلاسٹک کا شاپر اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ جانتے ہو فرقان، سانس روکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے۔ وہ شاپر کو زور زور سے پکڑتے ہوئے اس کی سانس بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے نا؟ جان جا رہی ہے؟ میری بھی جا رہی ہے، پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح یہی میرا حال ہے۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں، تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ وہ شوپر کو مزید پکڑ کس رہا تھا جب فرقان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھڑوانا چاہا۔ ابھی تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا۔
वो पुरसुकून अंदाज में बोला, क्यों तड़प तड़प के मारना चाहते हो? मैं तुम्हें आसान मौत दे रहा हूँ। इससे मज़ाहमत ना छोड़ी तो यारम ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो इसकी मज़ाहमत इग्नोर करते इसे पीछे की तरफ धक्का दे चुका था। देखते ही देखते वो आग की लपेट में आने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी, मगर इस आग से इसे बचाने वाला कोई ना था। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन नूर में इतनी हिम्मत ना आई कि यारम से बात कर सके, और ना ही यारम ने इसे फ़ोन किया था। दोनों की तरफ से खामोशी थी। रूह अपने फैसले और नादानी पर पछता रही थी, जबकि यारम इसकी पहल का इंतजार बेचैनी से कर रहा था। खजा ने इसे यकीन दिलाया था कि वो वापस ज़रूर आएगी। तुम आज भी घर नहीं गए? खजा जैसे ही अपने ऑफिस में आया उसे ऑफिस में बैठा देखकर पूछने लगा। जब से रो गई थी वो वापस घर नहीं गया था। क्यों जाऊँ घर? घर पर कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है? इंतज़ार करने वाली को तो छोड़ कर चली गई। यारम कुर्सी की बुर्ज से टेक लगाए आंखें बंद किए बोल रहा था। सुर्ख आंखें रात भर ना सोने की निशानी कर रही थी। शराब पी है तुमने? खजा ने इसके करीब आकर पूछा। तुम जानते हो मैं पीना छोड़ चुका हूँ। जो चीज़ मेरी रूह को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। वो अभी भी इसी के अंदाज में बोला था। रूह को तुम्हारी उदासी भी पसंद नहीं है? वो इसके करीब बैठकर कहने लगा, अगर इसे मेरी उदासी पसंद ना होती तो कभी छोड़कर नहीं जाती। घर जाओ यारम, हालत देखो अपनी। जब से वो गई है शेव तक नहीं की तुमने। रूह से पहले भी तुम्हारी एक जिंदगी थी, इससे पहले भी तो तुम जी रहे थे, तो अब क्यों नहीं? खिजर को अब इस पर गुस्सा आने लगा था, जो रूह के लिए अपना आप बर्बाद कर रहा था। तुम कभी नहीं समझ सकते खिजर, वो लड़की मेरी जान है। वो इस दुनिया की पहली लड़की है जो मुझे मेरे यारम कहकर पुकारती है, जो मुझे अपना कहती है। वो अपनी सांसों में बसी है, इसके बगैर सांस तक नहीं ले सकता मैं। और तुम कहते हो कि इसके बगैर जी लो। हाँ, इससे पहले मेरी एक ज़िंदगी थी, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई ना तो मर जाऊंगा। तुम्हारे वादे पे जिंदा हूँ, याद रखना। और इसकी आंखों में आंखें डालकर कहता बाहर निकल गया। फातिमा बीबी, आपने तो कहा था वो मुझे बुला लेंगे, लेकिन वो तो मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहे। तो खुद कर ले, फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो अब रोने वाली हो गई थी। मैं कैसे करूँ? मुझसे नाराज़ होंगे। अब रूह की आंखों में सचमुच आंसू बहने लगे। तो क्या तुझे शौहर को मनाना नहीं आता? वो नाराज़ नहीं होते मुझसे, रूह ने बेबसी से कहा। मामू को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो भी तो मुझसे नाराज़ है। वो फिर से उदास होकर बैठ गई। शौहर भाई को फ़ोन करूँ, लेकिन इनमें से तो किसी का नंबर ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ यारम का नंबर है। वो मोबाइल हाथ में रखे सोचे जा रही थी। फिर जब सोच सोच कर थक कर तब बैठ कर रोने लगी। वो जब से यहाँ आई थी एक एक चीज़ इसने बहुत महसूस की थी कि फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। वो अक्सर खांसती रहती। 2-3 बार इसने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस मौसम की वजह से इन्हें खांसी है। फातिमा बीबी, आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं। वो इनके करीब बैठी जब वो बाल बनाने लगी। अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, बाल तो गिरेंगे ही ना। वो अभी यही सारी बातें कही थी, दरवाज़ा खोलकर ताज़ीमा और मारिया अंदर आई। वो एक हफ्ते से इन्हें इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इन्हें आता देखकर वो अंदर जाने लगी जब मारिया बोल उठी, देखो अम्मा, मैडम का दुबई से क्या आई, नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। चल बेटा, बहुत हो गए नखरे, आगे चल, सारा घर गंदा पड़ा है, ज़रा झाड़ू पोछा ही लगा दे। तज़ीम ने मारिया को बोलने से रोकना चाहा। अरे अम्मी छोड़ो, दुबई से आई है, आ तो गई है ना, इसके नसीब में ये सब कुछ लिखना है। नहीं मारिया बाजी, मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं लिखा। मेरे नसीब में क्या लिखा है मोहल्ले के बीचों बीच खड़ी होकर बताऊंगी। इसे लगा था शायद वो लोग ज़रा सा शर्मिंदा होंगे, लेकिन होते इसे बेचकर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मारिया की बातें इसे मज़ीद गुस्सा दिलाया। पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि कैसे आपने शम्स के हाथों मुझे बेच दिया। क्या लगता है आपको लूट के आई हूँ मैं? जी नहीं, मेरी इज्जत का मुहाफिज मेरा अल्लाह है, और इसके बाद मेरा शौहर। आपके इरादे कामयाब नहीं हुए। इससे पहले कि मैं इस पूरे मोहल्ले में आपको 2 कौड़ी की इज्जत ना छोड़ूं, निकले यहाँ से। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन आज वो अपना सारा गुस्सा इन पर निकाल देना चाहती थी। वो माँ होकर एक बेटी को बेच सकती थी, तो फिर वो बिकी हुई लड़की होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों ना? और फिर जिस तरह से इसका मामू सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए तड़पा था, वो क्यों इनसे हमदर्दी जताती? लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही बाहर निकालना होगा। वो कदम बाहर की तरफ उठाने लगी जब तंजीम ने इसका बाजू पकड़ लिया। न जाने क्यों औरत इसे सदियों की बीमार लगी, शायद बेटी की जुदाई ने इसे बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी, ये खबर उसे यहाँ आते ही मिल चुकी थी, जबकि मारिया वो वैसी ही थी जैसे छोड़कर गई थी। तो कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। तज़ीम की आवाज़ में नदामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जिसे ना तो वो सुनना चाहती थी और ना ही तज़ीम की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कहीं बातें लेकर आई थी इसे सुनाने के लिए, लेकिन इसकी हालत देखकर मजीद एक लफ्ज़ ना बोल पाई, बस अपना हाथ छुड़वाकर अंदर कमरे में चली गई।
तुम आज भी घर नहीं गए? वो ऑफिस में तो ऐसे बैठा देखकर पूछने लगा। तुम्हें बता चुका हूँ, जब रूह वापस आएगी तब जाया करूँगा। फिलहाल मुझे घर काटने को दौड़ता है, सहर लगता है मुझे वहाँ जाना। रूह के बगैर सब कुछ खाली खाली है। इसकी आवाज़ ही सुना दो। खिज़र, कितने दिन हो गए इसकी आवाज़ नहीं सुनी, यारम ने कहा। आज इसे गए हुए 13 दिन हो चुके हैं खिज़र। खिज़र उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं खिज़र, 13 दिन 10 घंटे 45 मिनट, यारम ने कहा। वो वापस आ जाएगी। इसे फातिमा बीबी का नंबर मिलाते हुए यारम से कहा, इसे वापस आना पड़ेगा खिज़र। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बीबी, कैसे हैं आप? खिज़र के पूछने की देर थी, वो दौड़कर फातिमा बीबी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रूह का शौहर कैसा है? उन्होंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। जी वो भी बस ठीक ही हैं। इनकी जान तो आपके पास है, वो बाहर है। मेरे रूह से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसके लिए फ़ोन कर लिया, खिज़र ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो बेटा, बात करो। वो फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाकर उठकर चली गई, जबकि खिज़र ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो खिज़र भाई, मेरा मतलब है मामू, कैसे हैं आप? और वो कैसे हैं? वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोली, जबकि इसके मामू कहने पर जहाँ खिज़र का दिल खुश हो गया था, वहीं इसके वो कहने पर यारम खिल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिज़र ने एक नज़र यारम की तरफ देखा, जो आंखों के इशारे से इसे अपने बारे में कुछ भी ना बताने से मना कर रहा था। वो अभी बात कर रहे थे कि रूह को बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर की तरफ चली गई। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन इसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर गया। तानिया तजीम के कदमों में गिड़गिड़ाई रोए जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला इस पर लाना डालने में मसरूफ़ था। किस मुंह से आई है यहाँ वापस? बेवा माँ को जीने दे 4 दिन, दफा हो जाए यहाँ से। मोहल्ले वाले ऐसे बातें सुनाने में मसरूफ़ थे, जबकि तजीम दरवाज़ा बंद किए रोए जा रही थी। सब इसे बातें सुना सुना कर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जब फातिमा बीवी ने आगे बढ़कर इसे कंधे पर चादर डाली। चलो बेटा अंदर, तुम्हारी गलती काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज नहीं तो कल इसका दिल पकड़ लिया जाएगा। फ़ोन बंद होने के बाद खिज़र इसे इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि इसका ध्यान बट जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि यारम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो इंस्पेक्टर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला था। ये मौका अच्छा है सदीक का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से इसने सदीक को ज़मीन पर अंदर जिंदा दफन कर दिया था, इसे एक एक सांस के लिए मोहताज कर दिया था, हम इसे भी बुरी मौत देंगे। यारम ने गुस्से से कहा, फिर इसे बताने लगा। जानते हो खिज़र, अगर वो ये सब कुछ अपने फ़र्ज़ के लिए करता, शायद मैं इसे माफ़ भी कर देता, लेकिन ये सब कुछ इसने पैसे के लिए किया। इसने हमसे हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। इस जैसे फ़र्ज़ से गद्दारी करने वाला शख्स इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तो मसीमा को लेकर वक्त पे पहुंच जाना, वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को अपने घर के अंदर ले जाने लगी, जहाँ वो रूह को अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पर हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही, और देखो आज मैं खुद जलील होकर रह गई। मुझे लगा था वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, मुझे बहुत खुश रहेगा, लेकिन इसने तो मुझे 2 कौड़ी का ना छोड़ा, और मैं कहीं ना रही। तानिया रोते हुए बोली, जब वो यूं ही इसे अपने साथ लगाए चुप कराने में की कोशिश कर रही थी। खिज़र न जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ ले जा रहा था। पता तो बस इतना ही, आज वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी कमाल का इजाफा हुआ था। वो लोग वहां पहुंचे, यारम एक आदमी को सड़क पर फेंक के इसके सर पर खड़ा था। इसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद नहीं, यकीनन वो पुलिस वाला था। इस पुलिस वाले के साथ इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, और मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? आओ मासूमा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। यारम ने इसे देखकर पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ाई। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, इसे ख़त्म करो। वो पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ाकर कहने लगा। जब इसे देखते ही मासूमा का खून खोल उठा था। तो ये था इसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड इसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत इसे सोचकर लोग कांप कर रह जाते, वैसी मौत इसके बाप को दी थी। देखने गुस्से से कहीं ज्यादा इसे अपने बाप की मौत का सोचकर रोना आ रहा था। इससे इस पर रहम ना आया था। वो तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी हिम्मत है। यारम ने इसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहिए। जब मासूमा को अपने हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त सख्त होती हुई महसूस हुई, इसने पीछे मुड़कर देखा तो शौफ इसके हाथ पर हाथ रखे खड़ा था। नहीं डेवल, मासूमा कमजोर नहीं है, सामने देखो, वो तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया था। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी?
शफ ने पूछा तो इसने रोते हुए नफी में गर्दन हिलाई। तो सामने देखो, इससे इसकी जिंदगी छीन लो, जिस तरह से इसने तुम्हारे बाप से इसकी जिंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया। मुस्तफा ने इस शख्स की तरफ देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब शॉफ ने इसके हाथ में पकड़े पिस्तौल के ट्रिगर पर जोर डाला, देखते देखते एक गोली इससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी। आदमी जरा सा हिला, फिर बेजान हो गया। मुबारक को मासूमा, सद्दीक का कत्ल मारा गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। शफ के कहने की देर थी, मासूमा इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि खिजर ने खुशी से यारम को गले लगाया था। तभी यारम का फोन बजने लगा। फोन पर फातिमा बीबी का नंबर जगमगा रहा था। इसने फोन फौरन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारम, यारम ने कहा और अगले ही लम्हे फोन बंद हो गया। यारम को रूह के इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती है, मुझसे बात करने से जान जाती है, सारे हिसाब चुकाऊंगी। रूह बीबी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। वो गुस्से से फ़ोन जेब में डाल चुका था। रूह ने अभी यारम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। बहाना तो खिजर का था कि वो खिजर से बात कर रही थी और कुछ नहीं, यारम की आवाज़ सुन लेती। तभी फातिमा बीबी बेहोश हो गई। तानिया की चीख के साथ वह वापस कमरे से बाहर भाग गई। तानिया बाजी, इन्हें अचानक क्या हो गया? वो फिक्रमंदी से इनके करीब बैठी। पता नहीं रूह, अचानक से बेहोश हो गई हैं। चलो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं, तानिया ने कहा। तब फौरन से अपनी चादर लेकर उठ गई। मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई इसकी उदासी की वजह जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, जो तुम करना चाहती थी, वो मकसद पूरा हो गया है। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक पहुँच चुका है। हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सदीक की बहुत याद आ रही है ना? सच कहूँ तो हमें भी इनकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है ना, तो इनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ नहीं आती, तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाकर नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि इनकी बेटी कितनी खुशनसीब है, जो इनकी असल बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे, लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब? दूसरा कौन सा ख्वाब? मासूमा ने पूछा। अरे तुम दुल्हन भी तो बनना है, लैला ने शरारत से कहा। तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शब दुल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। तो शौफ के बारे में सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी। देखें, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनका खास ख्याल रखें। रिपोर्ट कल तक आ जाएंगी, दुआ करें जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर ने अच्छी उम्मीद ना दिलवाई थी। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएंगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। बस इतना ही कहता हूँ, अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों इनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम इनकी बेटियां नहीं हैं, हम इनके पड़ोस में रहती हैं। इनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता, तानिया ने तफसील से बताया। आप इनके बेटे को बुला लें यहाँ, बेहतर होगा। बाकी तो हम कल रिपोर्ट्स देकर आपको बता देंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ, इन्हें इस वक्त अपनों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी। तो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना कि इनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, इसके बाद वापस नहीं आया, तानिया ने बताया। जबकि इसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुकी थी। तो हम इनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करके इसे यहाँ बुलाएं, डॉक्टर ने कहा है आपको अपनों की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, इसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चलिए फ़ोन करके बुलाएं इसे, डॉक्टर ने कहा है कि आप अब आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। रूह इनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक इसका सर घुमा। इससे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से दरवाज़ा पकड़ कर खड़ी हुई। तानिया फ़ौरन से इसकी तरफ भागी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? जी तानिया बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सा सर चक्कर आ गया था। ये चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं रूह, तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेक करवाया है। रिपोर्ट्स तो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में, रूह उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछा। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता, वो शर्माते हुए बाहर चली गई। फातिमा बीबी, इसे क्या हुआ है? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं, झल्ली है बिल्कुल। जा पानी लेकर आ, देख गोलियां निकाल के हाथ में रख दी हैं, और पानी देने की जगह शर्मा कर चली गई। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा।
आज बहुत दिनों बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज़ में शिद्दत में महसूस हो रही थी। कितना तन्हा था वो इसके बगैर, लेकिन बहुत गुस्से भी। इसकी आवाज़ सुनते ही इसने फ़ोन काट दिया। वो अपने कमरे में आ बैठा। बस, बहुत हो गया रूह। अब मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक तुम बुलाओगी नहीं, मैं कैसे आऊँगा? रूह, बुला लो। वो मोबाइल पर इसकी तस्वीर देखते हुए बोला और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है, इसने बैटरी को देखते हुए कहा, और रूह ने उससे बात कर लेनी है। वो फ़ोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल का चार्जर प्लग करने लगा, जब नज़र एक फाइल पर पड़ी जिस पर मिसेस यारम काज़मी लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो इस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया भी था कि रिपोर्ट्स बाहर टेबल पर पड़ी हैं। इसने जल्दी से फाइल उठाई, लेकिन रिपोर्ट्स पढ़कर वही भी कीनी से बार बार पढ़ने लगा। "शो प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बच्चा, रू माँ, रू माँ बनने वाली है।" इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा और नाराज़गी भुला चुका था। इसने जल्दी से फ़ोन निकाला। "हेलो, हेलो सारिम, मैं बात कर रहा हूँ यारम।" यारम ने जल्दी से बताया, जबकि इसकी आवाज़ से ही सारिम इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा चुका था। शायद वो वापस आ चुकी थी, तभी तो वो इसकी फ़ोन मिलाकर अपना तारुफ करवा रहा था। "अरे बोल, मैं जानता हूँ, यारम बात कर रहा है," सारिम ने कहा। "मैं बाप बनने वाला हूँ," यारम ने खुशी से बताया। "बहुत बहुत बहुत मुबारक हो यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ।" "वो वापस आ गई है क्या?" सारिम ने पूछा। यारम की खुशी मानित पड़ गई। "नहीं, लेकिन अब आ जाएगी, मैं ले आऊँगा इसे।" यारम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया। अगला फ़ोन इसने खिज़र को मिलाया था। "मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ," इसने सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बगैर कहा। खिज़र को लगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। "मैं टिकट्स बुक करवा दूँ?" अब वह यारम से यही पूछ सकता था। "हाँ, पहले मिठाई मंगवा, सबको बाँट, फिर मैं टिकट बुक करवा।" "मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने तो दे।" खिज़र को यारम खिसका हुआ लग रहा था। "अबे, मिठाई रूह की वापस आने की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है।" "क्या? कब की बात है ये?" "जिस दिन वो यहाँ से गई थी, इस दिन की," यारम ने बताया। "क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया इतने दिनों से? तुम्हें पता है, तुमने इसे जाने क्यों दिया?" खिज़र को अब इस पर गुस्सा आने लगा। "ओ भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला है। मुझे तो पता ही नहीं था, वो इसलिए अस्पताल गई है। खैर छोड़ इन सब बातों को, मुझे वापिस पाकिस्तान जाना है, अपनी रूह के पास। ओके बॉस, मैं 2 टिकट्स बुक करवाता हूँ, एक तेरे लिए, एक अपने लिए। हम दोनों चलते हैं," खिज़र ने खुशी से कहा। "खिज़र, वो माँ बनने वाली है, बनी नहीं है, इसलिए तू नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। मैं इसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊँगा।" यार ने इसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। "अब बोल।" "ओके बॉस।" यार ने बाकायदा इसका मजाक उड़ाया तो खिज़र हंस दिया। कितने दिनों बाद वो खुश था। रात के 12 होने वाले थे। थोड़ी ही देर में नया साल शुरू होने वाला था, जब फातिमा बीबी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। "रुके रुके रुके, फातिमा बीबी अब मत जाए," रूह ने रोकना चाहा। "क्यों ना जाऊं?" फातिमा बीबी ने हैरानगी से पूछा। "अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आप वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगी 19 में और वापस 20 में आएंगी," रूह ने तानिया के हाथ पर हाथ मारते हुए कहकर लगा। "रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी?" तो फातिमा बीवी ने इसका कान में रोककर वॉशरूम में चली गई। "कितनी शरारती हो गई हो तुम तानिया," इसे देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाजा बजा। हाय, ये 20 की शुरुआत होने से पहले कौन टपक पड़ा? बेवकूफ, रात के वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीवी तो वॉशरूम में है, पता नहीं दरवाजे पर कौन है। बाजी, आप जाकर देखिए ना, पता नहीं कौन होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो बिस्तर में घुसे हुए बोली। "हाँ तो क्या सिर्फ तुम्हें डर लगता है? मुझे नहीं लगता।" "नहीं, मैं नहीं जा रही।" बिस्तर में घुस गई। दरवाजा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा, और वो बुरी आदत जो यारम की डांट खाकर भी ना गई थी, इसने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। "हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा!" वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए इसके शख्स को देख रही थी, जबकि वो अपने डिम्पल की नुमाइश करता झुककर इसके गाल चूम चुका था। "यारम!" रूह बस इतना ही बोल पाई। "तुम हारा यारम।" इससे पहले कि यारम आगे बढ़कर इसे अपने गले से लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। "यारम, मेरे बच्चे!" फातिमा बीबी बाहें फैलाई इसकी तरफ आ रही थी, जब यारम ने आगे बढ़कर इन्हें अपने सीने से लगा लिया। "अम्मी!" वो इनके गले लग गया, जबकि फातिमा बीबी सरों की तार होते हुए इसके नकुश को अपने लबों से चूम रही थी। "मेरा बच्चा तो वापिस आ गया," वो रोते हुए बोली। "आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था।" वो इनके आंसू साफ करती एक बार फिर से इन्हें अपने गले से लगाने लगा, जबकि रूह दरवाजे पर खड़ी अभी तक बेयकीनी से इन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारम फातिमा बीबी के बेटे? रात के तकरीबन पौने 2 बजे वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो इसकी शादी के लिए इसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से इसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी से खुशियाँ लाना चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे गई से इस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी।
रेलवे स्टेशन पे इब्राहिम बेताबी से इसका इंतजार कर रहा था। आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ ले आई हूँ इब्राहिम, लेकिन काश अगर आप घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी नहीं लिखी। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हें साथ हूँ, यहाँ से चलते हैं, हम निकाह कर लेंगे। इब्राहिम इसका हाथ थामे हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपना शहर, अपने माँ, अपने भाइयों की इज्जत को ये पैरों तले रौंदे इसके साथ हो गई। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। इसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद इसके भाइयों ने बहुत लाड प्यार से इसे पाला था, और आज इन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा शायद मोहब्बत होती है ऐसी है, बाकी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में शामिल ही नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अरसे तक ऐसे ही इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली। जल्दी इस पे इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी। इब्राहिम एक निश्चयी और जुवारी इंसान था, जिसे वक्ती तौर पर फातिमा बीबी की खूबसूरती ने अपनी तरफ रागिब किया था। जल्द ही इस पर फातिमा का नशा उतर गया, और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया कि इसे फातिमा का होश भी ना रहा। फातिमा की सारी ज्वेलरी पैसा जो अपने घर से लेकर आई थी, वो तो पहले ही इसे लेकर उड़ा चुका था। इसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ रागिब करना कोई मुश्किल काम ना था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की इसे एक बार देख ले तो इसकी तरफ मतवज्जो हो जाती। इसकी आंखों में एक ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। फातिमा भी इसी का एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही इसे शादी करने पर मजबूर किया था, जिस पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना इसके बस से बाहर था, वो भी तब जब वो माँ बनने वाली थी। इसने फातिमा को बहुत मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फातिमा ने इसकी एक बात ना मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपने बेटे की जिम्मेदारी उठाई। इब्राहिम, तूने असगर के पैसे वापस नहीं किए, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझसे हर तरफ ढूंढ रहा है। जा, भाग जा, यहाँ से चला जा, इससे पहले कि वो तेरी जान ले ले। जब नशे की तलब हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वो लोगों से उधार लेने लगा। इनमें से एक असगर भी था, जो कि एक बहुत ही बदनाम गुंडा था। लोगों का कत्ल करना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत औरत, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता, और जब लोग इसका उधार ना चुका पाते तो वह अक्सर इन औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता था। और इस तरह से एक बार इसने फातिमा को देख लिया, ये जानते हुए भी कि वो एक 12 साला बेटे की माँ है। जबरदस्ती इसने इब्राहिम को इतने पैसे दे दिए कि जिसे वो चुका ना पाए, और एक निश्चयी इंसान के लिए पैसे उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इब्राहिम ने वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया, और अब असगर इसे हर तरफ ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तो वक्त दे रहा हूँ मैं तुझे, अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मेरा एक बच्चा है, मेरे बाद वो यतीम हो जाएगा। किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करे मुझ पर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता है, असगर ने अपने शातिराना दिमाग से चाल चलते हुए कहा। तू अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, और एक ही रात में तेरा कर्जा चुका देगी। असगर हवसदा लहजे में बोला। नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं, वो बहुत पकीज़ा है, वैसा घटिया काम कभी जिंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा अपनी बीवी को मेरे पास ले आ, बल्कि आज रात मैं तेरे घर आऊँगा। अगर मानता है तो ठीक है, वरना तेरी बीवी बच्चे के सामने तेरी जान ले लूँगा, और फिर इसे एक रात नहीं बल्कि जब तक चाहूँगा अपने पास रखूँगा। असगर कहकर लगाता वहां से निकलता चला गया। फातिमा ने एक जोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुंह पर दे मारा। ये तो पता था कि तुम घटिया हो, निश्चयी हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेल कर आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की? घटिया इंसान, तुम्हारे साथ आकर मैं पिछले 14 साल से बचता आ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी इतने गिरे हुए नहीं लगे। ये हरकत करोगे? मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुम्हारी नजरों में अपने लिए इज्जत नजर आती थी, वरना तुम जैसे नशेई और जवारी इंसान के साथ एक पल गुजारना नामुमकिन था। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के 14 साल गुजार दिए, और अब तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? अरे कब की छोड़कर चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर, सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। मैं इस पर तुम्हारा साया छीन नहीं सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया, एक बार इसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा। लेकिन आज आज तुमने अपनी हर हद पार कर चुके हो इब्राहिम। तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, जा रही हूं मैं अपना बच्चा लेकर। अभी इसके आगे बढ़कर यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके से दरवाजा खुला। इब्राहिम अपने बेटे को लेकर जा यहाँ से,
اس سے پہلے کہ یارم کو پکڑ کر ابراہیم کی طرف دھکا دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کا باپ اسے اپنے ہاتھوں میں قابو کر چکا تھا اور فاطمہ کو اصغر زبردستی کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، فاطمہ زور زور سے چلانے لگی۔ ارے میری بلبل، اتنی آسانی سے چھوڑ دوں مجھے؟ اتنی قیمت دی ہے تیری، قسم سے اتنے بڑے بچے کی ماں ہے تو، پھر بھی کمال لگتی ہے۔ چھوڑ میری ماں کو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم غصے سے آگے بڑھا، لیکن ابراہیم اسے بری طرح اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ خون جوش مار رہا تھا، خون جوش مار رہا ہے تیرے بیٹے کا ابراہیم، سنبھال اسے، بچوں کی جان نہیں لیتا میں۔ اور فاطمہ کو گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، جبکہ ابراہیم زبردستی یارم کو کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ابا چھوڑ دو مجھے، اور میری ماں کو مار دے گا وہ، بچاؤ امی کو۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کی ماں کی چیخیں بلند ہونے لگی اور وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، جبکہ وہ شیطان ہنس کر اس پر ہنسے جا رہا تھا۔ ابراہیم اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ جب یارم دروازے کو پکڑ کر چابیوں کا گچھا اتارا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چاقو کی چین کی صورت لٹکا ہوا تھا، چیخیں بلند ہونے لگی۔ اس کی ماں اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے باپ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب یارم نے کیچن سے چاقو نکال کر اپنے ہی باپ کے پیٹ میں گھونپ دیا اور پھر مسلسل مارتا گیا، حتیٰ کہ چاقو کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گرا۔ باہر سے رونے چلانے کی آواز سن کر اصغر گھبرا کر باہر نکلا اور وہاں ابراہیم کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر بکھلا گیا۔ فاطمہ جلدی سے اس کے پیچھے آ کر ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ اس کے بچے نے قتل کر دیا، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پر آ جائے، نکلو یہاں سے۔ اصغر جلدی سے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو حکم دیتا بھاگ گیا۔ یارم تو جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پہنچ جائے، بھاگ جا یہاں سے، وہ یارم کو سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، جس نے اسے کبھی کوئی اچھی یاد تو نہ دی تھی، بلکہ اسے بیچ کر اس کی زندگی میں سیاہ صفات پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ نہیں امی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بے شک پولیس آ کر مجھے پکڑ کر لے جائے، یارم اپنی ماں کے گلے رکھ کر روتے ہوئے بولا، لیکن اسے اپنے باپ کے مرنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ نہیں یارم، تجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، تجھے یہاں اپنی ماں کی بات ماننی ہوگی، تو اپنی ماں کا بچہ ہے نا، چلا جائے یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ اس کے پاس رکھے کچھ پیسے یارم کے ہاتھ مٹھی میں دیتی اسے زبردستی باہر کی طرف بھیجنے لگی، جبکہ دور سے اسے پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی۔ وہ یارم کے چہرے پر جا بجا پیار کرتی اسے باہر بھیج چکی تھی۔ پولیس کی خبر یقیناً اصغر نے ہی دی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی موت کا دکھ تھا، لیکن وہ اپنے بچے کو اس کی سزا میں ساری زندگی مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کی موت کا الزام اپنے سر لے لیا۔ یہ قتل سیلف ڈیفنس میں کیا گیا تھا، اسی لیے فاطمہ کو کم سے کم سزا دی گئی۔ 7 سال بعد جب وہ جیل میں سے واپس آئی، سب سے پہلے یارم اس سے ملنے آیا تھا، لیکن جب یارم نے اسے یہ بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی اچھی زندگی کے لیے جیل گئی تھی اور اس کے بیٹے نے کیا کیا، اپنی ہی راہ میں اپنے ہاتھوں سے کانٹے بھر لیے۔ فاطمہ نے اسے واپس بھیج دیا اور کہا وہ اب اس کی کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی جب تک وہ یہ سب کام چھوڑ نہیں آتا۔ اب ہی یارم کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اپنی ماں کو بہت سارے پیسے بھیجتا جسے وہ ایک الماری میں بند رکھتی۔ اس نے کبھی یارم کی رقم خرچ نہیں کی تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور قرآن پڑھاتی اور اپنا گزارا کرتی۔ آج اتنے سالوں بعد وہ اپنی پہلی زندگی سوچتے ہوئے یارم کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آج اسے یارم سے کوئی گلہ نہ تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنا بچھڑا بیٹا دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی، جو اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یارم کا کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ہر روز اس کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ وہ تو انہیں بتانے والا تھا کہ روح کے بارے میں، لیکن روح نے انہیں اس طرح روتے دیکھ کر یارم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ روح کا اشارہ سمجھ کر اس نے وقتی طور پر انہیں کچھ بھی نہ بتایا، لیکن روح نے یہ بات کیوں چھپائی، وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ روح نے تو اس سے اور بھی بہت کچھ چھپایا تھا، لیکن فی الحال وہ یہ لمحہ جی رہا تھا جسے وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر فاطمہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی، جب اس نے اچانک ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یارم نے پوچھا۔ تو جاگ رہا ہے، مجھے لگا تو سو گیا۔ وہ لڑکیاں ہیں، یہ اکیلے کمرے میں ڈر جائیں گی، اسی لیے جا رہی تھی ان کے پاس۔ تو اب آرام کر، صبح بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ روح، فاطمہ بیوی کا بیٹا کتنا پیارا ہے نا، میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ فاطمہ بیوی بھی تو بہت خوبصورت ہے۔ تو سن رہی ہے کیا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تانیہ کا جواب نہ ملا تو روح سے پوچھنے لگی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ منمنائی، تو کچھ مت سوچ، تو شادی شدہ ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنے دے۔ تانیہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ گھور مت یار، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی سوچ سکتا ہے۔ وہ ابھی تک یارم کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ روح کو یارم کے بارے میں تانیہ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔
ابھی سے یارم سے اکیلے میں بات کرنی تھی، کیونکہ یہ تو وہ پکی بات تھی کہ وہ اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ اوکے گیس، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔